Hello, my YouTube family. Welcome back to our channel, Bright Aspirants. My name is Jyoti Sani, and we are coming back with another video of Research Aptitude PYQ series. कि हमने जो प्रीवियस ईयर थे आपके वो हमने कवर कर चुके हैं 21 से 24 तक के क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो। जो आपका एग्जाम हुआ था वो डायरेक्ट 28 फैब को हुआ था, तो उसके बाद 28 फैब के क्वेश्चंस ये रहे आपके पास मॉर्निंग सेट के। हम सबसे पहले करेंगे, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द PYQs ऑफ 21 to 24 फैब। उसकी जो रिसर्च की जो यूनिट है, आपको जो क्वेश्चंस है वो मेरी आप चैनल के अंदर जाकर वहां से देख सकते हो। रिसर्च PYQ 2023 सीरीज में प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना किए बिना ही करते हैं अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज व्हेन अ रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, यानी कि कोई भी कंट्रोल हमारा वेरिएबल के ऊपर नहीं है। ही एंड शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड। यहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाना चाहिए वैसे तो, व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। सच रिसर्च इज कॉल्ड। देखिए, जो चीज आपकी हो चुकी है, यानी कि आप कहाँ पर जा रहे हो, पास्ट रिकॉर्ड में जा रहे हो आपकी। और ये चीज मैंने क्या बताई थी आपको, एक ही चीज है, हैपन, इवेंट। जो चीज पहले आपकी हो चुकी है तो उसके ऊपर तो आपका कोई वेरिएबल पे कंट्रोल है ही नहीं। पास में जाकर तो आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हो। तो रिसर्च कौन सी हो जाएगी आपकी, एक्सपोस्ट फोटो रिसर्च। इसके अंदर सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका। रिसर्च के जब टाइप्स मैंने कराए थे, क्लियरली एक एक वर्ड मैंने बता दिया था सभी रिसर्च का कि ये वर्ड दिखेगा आपको और इसी वर्ड से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। अब देख लीजिए वही चीज आपको दिखाई दे रही है। सेकंड चीज जो रिसर्च होगी ये आपकी कैसी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। रीजन भी मैं बता देती हूँ। जिस भी रिसर्च के अंदर we don't have any control over the variables, we can't do manipulations, we can't do any kind of changes in the research, that research is called your quantitative यानी कि डिडक्टिव रिसर्च। क्योंकि वो रिसर्च आपकी हो चुकी है, वो इवेंट आपका हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सेकेंड आता है आपका इसके अंदर ये जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है, इसके अंदर आप क्या देखते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो यहाँ पर किसी भी चीज का। ठीक है, जैसे कि आपको पेट में दर्द हुआ है तो डॉक्टर क्या देखेगा उस चीज के ऊपर कि हाँ भाई क्यों हुआ है, कॉज क्या है उसका, फिर वो दवाई देगा, फिर उसके इफेक्ट देखेगा। यहाँ पर इस टाइप की जो रिसर्च होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है आपकी। तो आंसर यहाँ पर हम देखेंगे ये, हाँ आंसर आपका रहेगा इसके अंदर एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये रहा आपका आंसर एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। इसमें हम देखो बाकी की चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि क्या होती हैं। फर्स्ट है आपका क्लिनिकल रिसर्च, जो ऑप्शन के अंदर था। व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च? रिसर्च रेफर्स टू अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड विद ह्यूमन सब्जेक्ट। ऐसी कोई रिसर्च, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर कंडक्ट की जाती है। किस चीज के लिए? आप कुछ स्टडी करते हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन है, डिसीज है। इट एम्स टू गैदर डेटा टू एडवांस मेडिकल नॉलेज, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड डेवलप न्यू थेरेपीज। तो यानी कि ये क्या होता है, इस तरीके की रिसर्च जो ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है किसी चीज की बेसिक स्टडी करने के लिए, दैट इज नोन एज योर क्लिनिकल रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च हमारा फोकस ऑन डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग मेथड्स, टेस्ट, टूल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिसीज और मेडिकल कंडीशंस। तो ये क्या है आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर सपोज ये कोरोना फैला था तो रीजन क्या था इस चीज का, प्रिकॉशंस क्या होते हैं इसमें, ताकि हम इम्प्रूव कर सके एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ डायग्नोसिस आपका। फिर आता है आपका एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर देखो इसका जो दूसरे नेम है ना, जितने भी आपको आपकी रिसर्च के वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, तो यू शुड ऑल्सो remember and remind the exposed factor research, the another name of your exposed factor, that is your retrospective research. Examine data or events that have already occurred, यानी कि event that has already happened. Researchers analyze past data, तो यानी कि पास में ही हुआ है ना ये चीज आपकी, past data to draw conclusions or identify patterns without intervention or manipulation of variables. ये चीज बताई थी मैंने अभी आपको कि you can't do any kind of manipulations, any kind of things in your exposed factor research or your quantitative research. De facto research आपकी क्या रहेगी? De facto research often called observational research. Observational research भी इसको बोला जाता है, involves the observation। देखो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इसको बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट ऑफ फिनोमिना। रिसर्चर्स डू नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स, डू नॉट मैनिपुलेट। तो ये रिसर्च भी आपकी कौन सी हो जाएगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट रेदर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी कि हम क्या करते हैं, वी हैव ओनली राइट टू डू द ऑब्जर्वेशंस। हम सब चीजों को नोटिस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं उनको, उनके बेस के ऊपर हम कुछ चीजों को इवेल्युएट करेंगे, कुछ चीजों को हम अपनी
ऑब्जर्वेशंस देकर वहाँ पर रिकॉर्ड तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, बट हम किसी भी चीज़ के अंदर मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ रिसर्च जो आपके क्वेश्चंस के अदर ऑप्शंस में थी। ये करनी बहुत ज़रूरी होती है, मैंने आपको हमेशा बताया है। इस 4 ऑप्शन में से हो सकता है अगली बार आपका क्वेश्चन इनमें से किसी एक में से बने आपके क्वेश्चन। टाइप ऑफ रिसर्च से वैसे भी आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर, तो टाइप ऑफ रिसर्च तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो चीज़ों के अंदर। तो हियर आर योर टाइप्स ऑफ रिसर्च। चलिए अब चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप जैसे एनीवन वांट्स टू एनरोल इन द बैचेस सो इट इज़ मोस्ट वेलकम। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी डेमो भी अवेलेबल है, वो सारी आपको नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, देखो वैलिडिटी से क्वेश्चन, मैंने क्या बोला है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनके टाइप से ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। Which of the following relates mainly to the issue of casualty? Casualty के इशू से कौन सी मेजरमेंट, कौन सी वैलिडिटी आपकी मेजर होती है इसके अंदर? चलिए कोई बताएगा मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर, अगर बता सकता है तो। कोई बात नहीं। देखो एक चीज देखो, कैजुअलिटी यानी कि आपका कोई भी जो चीज हो रही है उसका जो इशू है वो कौन सा होता है। अब आपको पता होगा कि ये यानी कि ये क्या है, हमारे कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। इट्स इन विद इन कंट्रोल। इशू ऑफ कैजुअलिटी, तो कंट्रोल जो हम कर सकते हैं एक्सटर्नल के अंदर तो हम कर ही नहीं सकते, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, मेजर के अंदर हम सिर्फ मेजर करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इशू ऑफ कैजुअलिटी, इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि इसी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, वो हमारी कंट्रोल के अंदर होंगी, वो हमारे इश्यूज होते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, आपकी इंटरनल वैलिडिटी से, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। ये देखिए आंसर आपका इंटरनल वैलिडिटी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है आपका और से भी सिंपल क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 13, अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच यूनिट्स आर रैंडमली सैम्पल्ड। देख रहे हो आप, यूनिट कैसे हैं आपके, रैंडमली सैम्पल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। अब उनको क्या कर रहे हो आप, कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करोगे, यानी कि एक आपकी पॉपुलेशन है, उसमें आपने क्या किया है, आपकी कुछ यहाँ आपकी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे हैं, अब उनमें से आपने कोई एक क्या कर लिया, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। तो यानी कि जैसे इसके अंदर है आपकी मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब उसको डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, यानी कि मेल की कैटेगरी, आपकी फीमेल की कैटेगरी और आपकी चाइल्ड की कैटेगरी। तो ये होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके अंदर जो देखो, अगर आपने डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई, जिसमें आप देखोगे ये होता है, अगर हम एक ही के अंदर बात करेंगे देखने की, विद इन, अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये हो गया आपका बिटवीन, यानी कि स्ट्रेटिफाइड के अंदर, ये चीज ध्यान से सुनना, यही क्लियर हो जाएंगी आपकी चीज। आप देख रहे हो एक तो बिटवीन और एक विद इन, ठीक है। बिटवीन देखो यहाँ पर आपका क्या है, बिटवीन के अंदर ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, तो बिटवीन में दोनों सेम है या अलग है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो बिटवीन में क्या हो गया, डिफरेंट, और डिफरेंट को हम इसकी भाषा में बोलते हैं हेट्रोजीनियस। बिटवीन में जो आपके वेरिएबल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके हेट्रोजीनियस। विद इन में देखो ये सारे ही क्या है, यहाँ पर मेल हैं आपके, तो मेल में यहाँ पर सारे सेम है, तो यानी कि ये हो गया आपका विद इन में सेम, तो इसको आप बोल दोगे होमोजीनियस। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल या उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगी आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में क्या होता है आपका, जो बेसिकली पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर भी मेल फीमेल चाइल्ड है, इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि अलग अलग ग्रुप में, यहाँ पर कुछ मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड, तो इसके अंदर भी हम इनको इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर क्लस्टर। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करोगे, आप सिर्फ एक ही विदिन की बात करोगे यहाँ पर, तो विदिन में क्या है आपके अलग है, मेल भी है, फीमेल भी है, चाइल्ड है, तो यानी कि अगर हम विदिन की बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट। यहाँ पर विदिन में क्या था आपका सेम था, तो इसके अंदर उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस। ओके, फिर आ गया बिटवीन में, अगर आप देखोगे तो बिटवीन में यहाँ पर देखो इसके अंदर भी मेल फीमेल चाइल्ड है आपके, यहाँ पर भी आपके क्या है, मेल फीमेल चाइल्ड है, तो यानी कि बिटवीन में क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बिटवीन में हो गया आपका सेम तरीके से चीजें, तो ये हो गई आपकी सेम यानी कि होमोजीनियस। अब इसको याद करने का एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप,
क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप। और कभी भी मैंने आपको एक ग्रुप में बांट दिया तो ग्रुप में सारे बंदे आपके सेम नहीं हो सकते हैं, तो यानी कि जो ये ग्रुप आएगा ये क्या आएगा, हमेशा डिफरेंट आएगा। लेकिन मैंने दो ग्रुप, इसमें भी 3 बंदे डाल दिए, इसमें भी 3 बंदे डाल दिए, दो ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बंदे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड, ये हो गया आपका क्लस्टर्स। क्वेश्चंस बनते हैं इनसे आपके। सिंपल रैंडम आपको पता है कि पूरी पॉपुलेशन में से किसी को भी आपने अचानक से उठा लिया जिसमें सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दैट इज नोन एज योर सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक, आप पहले वाले को आप रैंडमली उठाते हो, जैसे मैंने कल बताया था 3 उठा लिया, उसके बाद में जो आप बीच का गैप रखते हो वो सेम रखते हो यहाँ पर, दैट्स वाई सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंटरवल मेथड। फिक्स्ड इंटरवल मेथड यानी कि 6, फिर 9, फिर आपका 11, फिर आपका 14, इस तरीके से ये यहाँ पर चलती जाएंगी चीजें। तो ये हो गए आपके जितने भी आपके यहाँ पर बताए हुए हैं सैम्पलिंग के मेथड्स, वो मैंने करा दिए। सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर को बहुत इजी से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो देन प्लीज लाइक माई वीडियो एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीब्रीफिंग का जो कंसेप्ट है आपका वो मैंने कल भी आपको बताया था, परसों की क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको बताई थी ये चीज डीब्रीफिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी डीब्रीफिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर ये आपको जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल में उसके अंदर डीब्रीफिंग का कंसेप्ट आया था, आपका डिसेप्शन का कंसेप्ट आया था, दो न्यू कंसेप्ट है यहाँ पर, वहां से जाकर आप इनको कवर कर सकते हो। चलिए, डीब्रीफिंग होता क्या है, इन्वॉल्व्स रिवीलिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च टू द पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल, कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो ये हम रिवील करते हैं, शो करते हैं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर। ये तो बिल्कुल सही है इसकी बात। डीब्रीफिंग ऑफ पार्टिसिपेंट टेक प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ ये चीज गलत है। ये क्या होता है, डीब्रीफिंग एक तरीके से अपनी समरी होती है, जो हमने क्या किया है रिसर्च के अंदर, क्यों किया है, ये हम इसके अंदर बताते हैं। तो ये बिगनिंग में नहीं होती है, ये आपकी एंड ऑफ द स्टडी होती है, स्टडी होने के बाद ही की जाती है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो आपकी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 3 जो है आपकी, सेकंड जो है वो आपकी इनकरेक्ट है इसके अंदर। तो डीब्रीफिंग और डिसेप्शन आपकी एक न्यू कंसेप्ट है, ये आप याद रखना है इसके अंदर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हियर। ये देखिए, कभी मैंने बोला था कि यही क्वेश्चंस आएंगे। मेजरमेंट स्केल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से हैं आपके। और क्वेश्चंस देखो हर शिफ्ट में मेनली मिला ही है मेजरमेंट स्केल से क्वेश्चन आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जिसके अंदर रैंकिंग आपकी नहीं आएगी। ये देखो, ये लिखा हुआ सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है आपका, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। मैंने क्या बताया है आपको, नॉमिनल के अंदर आपकी कैटेगरीज, ये ऑर्डिनल के अंदर आपके ऑर्डर जिसको आप बोलते हो रैंकिंग, ये आपके इंटरवल हो गए यानी कि सीक्वेंस आपका, और ये हो गया आपका रेशो जिसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट यहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन भी पिछले टर्म में था आपका, कल वाले क्वेश्चन सीरीज में रेशो वाला क्वेश्चन आया हुआ था, एक में आपका नॉमिनल का क्वेश्चन था, यानी कि हर सीरीज के अंदर, हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है यहाँ पर कि इसके अंदर हम जब भी नेक्स्ट वाली चीज पर मूव करते हैं, यानी कि नॉमिनल से जब आप ऑर्डिनल पर जाओगे तो ऑर्डिनल के अंदर क्या होगा, नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल, इंटरवल के अंदर नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल प्लस इंटरवल, रेशो के अंदर नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल प्लस इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है ये चीजें अपने आप इंक्लूड होती रहती हैं आपकी। तो देखो, ये जो नॉमिनल वाला है इसके अंदर ऑर्डिनल नहीं आया अभी तक, यानी कि नॉमिनल के अंदर रैंकिंग का कंसेप्ट आपका नहीं आया, पॉसिबल ही नहीं है। आप जब नेक्स्ट आगे मूव फर्दर करोगे तो वहां पर वो कंसेप्ट आपका इंक्लूड होगा, पहले ही इंक्लूड नहीं होगा। तो इनके आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉमिनल। इसके अंदर आपका जो रैंकिंग की कंसेप्ट है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। आंसर देख लिया आपका क्या आ गया, नॉमिनल। सिंपल सी चीज है, आपको सीक्वेंस में याद कर लो, चीजें उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपके मॉर्निंग सेट के क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी विल डन द इवनिंग सेट क्वेश्चंस हियर। ओके, चलिए करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवनिंग सेट के अंदर, देखो अगेन टाइप ऑफ रिसर्च, वही टॉपिक वही रिपीटेड है, क्वेश्चन सिर्फ अलग है आपके। अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च से आपका क्वेश्चन है। अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। गलत हो गया ये आपका। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी किस में होती है आपकी, बेसिक रिसर्च में होती है। बेसिक रिसर्च का जो दूसरा नेम क्या होता है, प्योर रिसर्च। इसका दूसरा एक और नेम होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च बोला है यहाँ पर, एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी।
ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ये इमीडिएट प्रॉब्लम आप सर्च करते हो एक्शन रिसर्च के अंदर। हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सर्च करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम जितने भी होती है। तो एक तरीके से क्या हुआ है, दोनों ही गलत हैं आपके। ये वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये फंडामेंटल की लिखी हुई है आपके, और जो ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम का एक और नेम होता है आपका एम्लोरेट। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ये एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है। एक्शन रिसर्च तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्शन रिसर्च को आप साइक्लिक नेचर की रिसर्च बोलते हो, और साइकिल नेचर क्यों बोलते हो, PAOR। ये चीज इतनी बार रिपीट हुई है आपके, जिसको आप बोलते हो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे आप। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज योर इनकरेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन दोनों ने रेसिप्रोकल लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, व्हाट आर सेट ऑफ पॉसिबल आंसर टू सिलेक्ट फॉर अ क्वेश्चन इन अ गिवन इज गिवन टू अ रिस्पोंडेंट। यानी कि सेट ऑफ, एक सेट दे दिया इन्होंने पहले से ही, सेट दे दिया, उसी में से आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ आंसर के जो कुछ सॉरी पॉसिबल आंसर उसी में से ही आपने सिलेक्ट करने हैं। तो यानी कि आपके पास चॉइस है ही नहीं। चॉइस है, चॉइस होकर भी नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि इनमें से ही एक क्वेश्चन, इसमें से एक आंसर आपने चूज करना है, तो ये जो क्राइटेरिया, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया आपका, फिक्स चॉइस क्वेश्चन। ये क्या है, सेट दे दे, सेट ही क्या है, व्हेन अ सेट ऑफ पॉसिबल आंसर टू सिलेक्ट, पॉसिबल आंसर टू सिलेक्ट फॉर अ क्वेश्चन इज गिवन, पहले से ही गिवन है आपके पास, तो वो कौन सा ही हो जाएगा, आपका फिक्स चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। बाकी के हम भी देखेंगे कि बाकी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं आपके। चलिए, पहला है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन आर डिजाइन टू गैदर क्वालिटेटिव डेटा को यूज करने के लिए, गैदर करने के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को यूज करते हैं। दे अलाउ रिस्पोंडेंट टू एक्सप्रेस दे, देखो ओपन यानी कि दोनों साइड से क्या है, चीजें आपकी ओपन है, आप चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो, आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी कितना भी आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन यहीं पर अगर आपका क्लोज एंड हो जाएगा, तो यानी कि आपके दरवाजे यहाँ पर बंद हो गए, इसी के बीच में आप बंधे हुए रह जाओगे, चीजों को इतनी डिटेल में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इस तरीके से याद रखिए ना, ओपन में अलाउ एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियल फ्रीली विदाउट being limited by a predefined answer options. Researcher often use open-ended questions when they want in depth. कभी यूज करते हैं जब उनको डीपली में आंसर चाहिए होते हैं, लॉन्ग आंसर जो होते हैं आपके, डेप्थ में आंसर जो आपको चाहिए होते हैं, एंड when there is no clear set of possible responses. The responses can vary widely, making them useful for exploring new topics or addressing complex issues आपके। तो यानी कि चीजों को ब्रीफली में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कौन से हो जाएंगे आपके, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, एक तरीके से आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस को क्या बोल सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। प्रोवाइड रिस्पोंडेंट विद अ स्पेसिफिक आंसर चॉइस और सेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम देम। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू वाले हो गए आपके, कि भाई आपने 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ट्रू या फॉल्स, एक ही ऑप्शन है आपके पास, यानी कि यू हैव गिवन द सेट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड यू हैव ओनली ऑप्शन टू चूज फ्रॉम द चूज द आंसर फ्रॉम ओनली दो सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। दे आर ओनली यूज्ड इन सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव, ये चीज याद रखोगे। क्लोज ओपन एंडेड के अंदर यू गैदर क्वालिटेटिव डेटा, क्लोज एंडेड के क्वेश्चंस के अंदर यू गैदर हियर क्वालिटेटिव quantitative data and response can be easily categorized and आपका analyze here. Close-ended questions are efficient for comparing responses across a large number of respondents. इसमें क्या होता है कि जैसे आपको 5-10 लोग बैठा दिए यहाँ पर, सपोज 20-25 लोग बैठा दिए, सभी के आंसर वोटिंग ले लिया आपने एक तरीके से, तो वोटिंग में एक्सप्लेनेशन तो होती नहीं है आपकी कुछ भी, यस या नो, इसको या इसको, बीजेपी या कांग्रेस आपकी, ये सब क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपके। दे आर स्पेशली यूज व्हेन रिसर्चर्स वांट टू मेजर एटीट्यूड, प्रेफरेंस, बिहेवियर्स। क्या आपको इसका बिहेवियर पसंद है, हाँ या ना, क्या आपको इसका एटीट्यूड पसंद है, इसका एटीट्यूड कैसा लगता है आपको, हाँ, वो लगता है इगोइस्टिक टाइप का लगता है, वेरी काम पसंद लगता है। तो ये क्या है, वन वर्ड आंसर जितने भी होंगे आपके, तो ये होगा क्लोज एंडेड और आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आएंगे आपके फिल्टर्ड क्वेश्चन। फिल्टर्ड क्वेश्चन ऑल्सो नोन एज स्किप लॉजिक और कंडीशनल क्वेश्चन, सेकंड नेम है, याद रखोगे इनका। आर यूज टू गाइड रिस्पोंडेंट्स टू आर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो, अगर किसी रिस्पोंडेंट ने आंसर किया यस,
यहाँ पर to a filter question. They might be direct to a follow-up question while no response might lead them to a different set of questions. जैसे कि अगर क्या को एक क्वेश्चन के बेस पर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या फिर उसके आगे के क्वेश्चन ये वाले पूछे जाएंगे या दूसरे पूछे जाएंगे। जैसे आपने बता दिया कि आपको वो इंसान पसंद है, मैंने बोल दिया हाँ, तो मैं पूछूंगी अब उसके अंदर आपको क्या पसंद है, कौन सी अच्छी चीज़ है उसके अंदर जो आपको पसंद है, मुझे बताइए। तो अब मेरा आंसर ये, मेरे क्वेश्चन जो होंगे वो ये वाले होंगे। अगर मैंने आपको बोल दिया नो, तो फिर आप उसके साथ क्यों हो, आप उसके साथ कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद है, तो मेरे क्वेश्चंस बदल गए यहाँ पर आपके। तो ये होते हैं आपके फिल्टर्ड क्वेश्चन, जो आपके रिस्पोंडेंट का जो आंसर होता है वो डिसाइड करता है कि उनसे आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो क्या पूछे जाएंगे इसके अंदर। दैट इज नोन एज योर फिल्टर्ड क्वेश्चन। दिस एंश्योर दैट रिस्पोंडेंट्स आर ओनली आस्क्ड क्वेश्चंस रेलिवेंट टू देयर, देखो यहाँ पर वही रेलिवेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे जो रेलिवेंट होंगे आपके उसके प्रीवियस रिस्पॉन्स उसने क्या दिया है। ये तो और नेक्स्ट होता है आपका लास्ट फिक्स चॉइस क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं, सिनोनिम्स विद क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। एक तरीके से थोड़े मैंने क्या बोलता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोज के अंदर भी आपके पास चॉइस थी, एमसीक्यू हो गए आपके, यस और नो हो गए, वन वर्ड हो गए आपके, और आपके फिक्स चॉइस के अंदर भी तो आपको सेट दिया होता है कि इसी के अंदर से आपने क्या करना है, आंसर को चूज करना है। They provide a fixed set of answer choice दे दी जाती है आपको for a respondent to choose from. These questions are fixed in the sense of respondents must select from the previous provided choice rather than generating their own response. तो ये हो गया आपके फिक्स, इनके फिक्स्ड और आपके जो क्लोज एंडेड होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए, अब इसमें मुझे बोला गया था कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन बाहर से आया था। क्या बाहर से था इसमें, कोडिंग शेड्यूल। कोडिंग शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। कोडिंग शेड्यूल क्या क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को कोडिंग, मैंने आपको बताया कोडिंग लिखवाया था सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। किसी और शेड्यूल मतलब किसी काम को करने के लिए किस तरीके से आपने काम करना है, क्या काम करना है आपने। तो कोडिंग शेड्यूल क्या हो गया, आप जो भी काम, रिसर्च का पार्ट है, यानी कि जो रिसर्च करोगे आप, कब क्या टॉपिक कहाँ से लोगे आप, कहाँ से उसका लिटरेचर रिव्यू करोगे, किस तरीके से करोगे, तो ये क्या है आपका कोडिंग शेड्यूल। किस लिए यूज होगा भाई, रिसर्च में क्या है आपका कंटेंट ही तो है सारा का सारा। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए आपने क्या यूज किया, कोडिंग शेड्यूल यूज किया यहाँ पर। तो मैं क्या बोलती हूँ, कई बार क्वेश्चन नहीं आते हुए भी, नहीं पढ़े हुए भी आप उनके आंसर दे सकते हो अगर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो। ये देखो कोडिंग शेड्यूल क्या होता है इसका, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज अ सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड पेमेंट यूज्ड टू असाइन लेबल्स कोड टू डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। जब आप डेटा को एनालाइज करते हो, उसमें लेबल्स जो लगाने हैं, कोड जो आपने देने हैं, इट की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट ऑडियो विजुअल डेटा। द कोडिंग शेड्यूल हेल्प रिसर्चर्स कैटेगरीज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा मेकिंग इट मोर मैनेजेबल, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स थीम इनसाइट। जो मैंने बताया आपको क्या चीज कैसे रखनी है आपको, कौन से पैटर्न में, कौन सी थीम में, कौन सी इनसाइट्स में, क्या टेक्स्ट ऑडियो विजुअल, ये क्या है आपके कंटेंट ही तो है आपके सारे के सारे, ये आपके रिसर्च के। तो कंटेंट के लिए ही आपका यूज किया जाएगा आपकी कोडिंग शेड्यूल। कोडिंग का मतलब तो मैंने बताया हुआ है, आपको लिखवाया था सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी, तो किसी चीज को सेट करना बेसिकली। तो ये क्या हो गया आपका कंटेंट एनालिसिस, इसके अंदर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, व्हेन अ सैंपल इज चूजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू रिसर्चर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये अभी पीछे किसी सेट के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया था आपको, कि जब भी कोई सैंपल आप चूज करते हो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, आंसर ही बता दिया मैंने इसके अंदर, वैसे अपने जो रिसर्चर के पास अवेलेबल है, यानी कि जो उसको फायदेमंद लग रहा है, जो उसको कन्वीनियंट लगेगा, वो रिसर्च कौन सी होगी, आपकी कन्वीनियंस रिसर्च होगी। और ये कौन सी होती है आपकी, नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च होती है, जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जैसे मैंने पिछली बार भी यही बताया था, एक है आपका नॉर्थ, एक है आपके साउथ साइड। यहाँ पर इसको कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इसकी क्या है, जान पहचान अच्छी खासी है, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ ईजी होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, यहाँ से डेटा कलेक्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने हमेशा बोला है कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर बायसनेस होती है। इन बेचारों के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं पहुंची, अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंची तो क्या हो गया, ये बायसनेस तो है इसके अंदर की, इनकी क्या गलती थी इसके अंदर, जो इन तक यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इनसे डेटा नहीं मांगा जा रहा है किसी भी चीज का। तो ये होती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपने मुताबिक अपनी कंफर्ट के मुताबिक हम रिसर्चर काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। सिस्टमैटिक मैंने अभी बताया लास्ट में, प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है, इसके अंदर ऑलरेडी आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये चीजें हो गई आपकी available to the research convenience sampling and the types of सैम्पलिंग। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देख रहे हो आप यहाँ से,
चलिए, स्प्यूरियस रिलेशन, ये आपका रिसर्च एथिक्स आ गया। बताया था ना मैंने, रिसर्च एथिक्स थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, वहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इसके अंदर पढ़ना कुछ नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है वो देखना है हमें। स्प्यूरियस मतलब क्या होता है, आपका एक तरीके का बेकार रिलेशन, नकली संबंध जिसे आप बोल सकते हो। स्प्यूरियस रिलेशन कैन बी देयर व्हेन अ रिलेशनशिप अपीयर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। जब दो चरों के बीच संबंध प्रतीत होता है तो उसे नकली संबंध हो सकता है। देखो, हो सकता है, चांसेस तो स्पिरिट रिलेशन की होने के कहीं पर भी हैं आपके, तो ये चीज तो सही है आपकी। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज डायरेक्ट। ऑलवेज डायरेक्ट, ये किसने बोला है तुमसे? विदाउट एनी स्कोप फॉर इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये बताओ, इंटरवेनिंग वेरिएबल तो कहीं भी आ सकता है ना आपका। देखो, दो चर के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष होता है, बिना किसी हस्तक्षेप करने वाले चर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश नहीं होती, ये आप कैसे बोल सकते हो यार? तुम दोनों बात करो, क्या उसके बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता? चांसेस नहीं है उसके, तो ये आपने कैसे बोल दिया कि चांसेस नहीं है, स्कोप ही नहीं है? ये गलत हो गया आपका। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी सही है और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो आपकी गलत है इसके। तो ये हमने कर लिए हैं आपके 28 फेब के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग सेट के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाए। एक्सप्लेन भी करती हूँ, बाकी 4 ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ऐसे ही बने रहिए और प्यार देते रहिए अपना इन वीडियोज़ के ऊपर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ को करने के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आगे के क्वेश्चंस आपके। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे यूनिट के यहाँ पर स्टार्ट कराऊँ तो वो भी मुझे आप बताइए, ताकि मैं यहाँ पर वो चीज़ लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो। जो लोग आप डिमांड करोगे मैं उसी की वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आऊँगी। तो ठीक है, बने रहिए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए वीडियोज़ को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।